चैनल आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर इंडिगो। तो भाई इस चैप्टर से मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है, दीदी क्या चैप्टर है ये, हिस्ट्री पढ़ा दी हमारे को इंग्लिश के अंदर, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 9 पेजेस के अंदर ये बड़ा सा चैप्टर मैंने ना कंसोलिडेट कर दिया है, यानी कि बहुत छोटा सा करके लिख दिया है। और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये इंडिगो चैप्टर में क्या होने वाला है। ईच एंड एवरी लाइन हमारी एनसीईआरटी की जो है ना, ये तुम्हें 15 से 20 मिनट में समझ में आ जाएगी, फिर एनसीईआरटी खोल के भी मत देखना तुम। तो हिस्ट्री जो अगर तुम्हें लगता हो बोरिंग होती है पढ़ने में, ये है वो है, कुछ नहीं बोरिंग लगने वाला। जल्दी से ईयरफोन प्लग इन करो एंड आई विल टेल यू इंडिगो चैप्टर की फुल स्टोरी। एंड ऐसे पढ़ाऊंगी मैं आपको इसको कि उसके बाद में ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा कि वाओ क्या मस्त चैप्टर था ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंडिगो मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो इंडिगो क्या होता है, इंडिगो एक फसल होती है, क्रॉप होती है, ठीक है। इसको उगाया जाता है और इससे फिर एक डाई बनाई जाती है ब्लू कलर के कपड़ों को रंगने के लिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक असली घटना पढ़ने वाले, एक रियल स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो हुई थी हमारे इंडिया के अंदर ही, इंडिया में ही हुआ था ये चीज। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कब महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह इंडिया में लॉन्च करा था। इस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण के पीजेंट्स यानी कि फार्मर, पीजेंट मतलब क्या होता है, फार्मर, इनकी मदद करने के लिए गांधी जी ने लॉन्च करा था। तो यही हम पढ़ेंगे कैसे गांधी जी ने फार्मर्स की मदद करी और उसी से हमारे को जो आजादी मिली है ना अंग्रेजों से, वहीं से वो सफर शुरू हुआ था। जब गांधी जी, आप सोचो गांधी जी फ्रीडम फाइटर कैसे बने, गांधी जी के मन में कैसे आया कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाए, हम नहीं रहने देंगे इनको यहाँ पे। तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स से। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने यहाँ लॉन्च करा था चंपारण में इन फार्मर की मदद करने के लिए। सो लेट्स स्टडी। अब लुइस फिशर जो है ना, लुइस फिशर कौन है, ये एक बहुत बड़े राइटर हैं। ये ना गांधी जी के पास जाते हैं और ये गांधी जी की लाइफ पे एक पूरी की पूरी बुक लिखते हैं जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने गांधी जी की लाइफ पे एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है मैं नहीं बता रही, तुम्हें कमेंट करना है हर बच्चे को उस बुक का नाम क्या है, जल्दी से एनसीईआरटी में से देख के बता देना। तो वो जो बुक उन्होंने लिखी है उसी में से 4-5 पेजेस आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो बुक में उन्होंने गांधी जी से बात करी, गांधी जी के आश्रम जाते हैं वो और उनसे पूछते हैं आप बताओ आपने कब क्या किया, ये किया वो किया। तो गांधी जी ने खुद उनको बैठ के ये अपनी बातें बताई और वो उन्होंने बुक में लिख दिया। दैट इज वाई ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, गांधी जी खुद बता रहे हैं ऐसा हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। सो लेट्स स्टडी नाउ। तो क्या होता है, 1942 की बात है, कितने समय बाद की बात है, हमें आजादी मिलने से कुछ समय पहले की तो बात हो गई है। लुइस फिशर जो हमारे राइटर है विजिट करते हैं गांधी जी को सेवाग्राम। सेवाग्राम कहाँ है, गांधी जी का आश्रम था जहां पे, वहां उनसे मिलने जाते हैं। एंड गांधी ने वहां उन्हें बताया अपना डिसीजन व्हेन ही डिसाइडेड ब्रिटिश डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। डिपार्चर मतलब भगाना उनको, कि कब जो छुट्टी होती है स्कूल के, डिपार्चर टाइम लिखा होता है ना उसे, कि गांधी जी ने किस दिन डिसाइड करा कि अब ब्रिटिशर इंडिया में रह के मेरे पे और मेरे सारे भाई बहनों पे हुक्म नहीं चला सकते। तो वो उन्होंने डिसाइड करा था 1917 के अंदर। अब कैसे डिसाइड करा था, तो तुम अपने दिमाग में इमेजिन बनाओ, एक विजन बनाओ कि एक मंजी है, एक जो है कोई चीज है बैठने वाली खाट टाइप की, और वहां पे गांधी जी बैठे और इधर लुइस फिशर जी बैठे हैं और गांधी जी पूरी स्टोरी लुइस फिशर को सुना रहे हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अपने दिमाग में ये इमेजिन करो, जो जो वर्ड मैं बताऊंगी तुम्हारे दिमाग में फोटोज आनी चाहिए, अपने आप इमेजिन करो, लर्निंग में आपको हेल्प होगी। कार्टून देखने से, एनिमेशन देखने से, या यहाँ मैं एक्टिंग करनी शुरू कर दूं उससे नहीं होगा। विजुअलाइज इट इन योर हेड सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स। और यहाँ मैंने आंसर अपनी राइटिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि ये कुछ लेंदी चैप्टर है जो बच्चों को पल्ले नहीं पड़ते हैं। तो मेरी इतनी ईजी राइटिंग जो मैंने खुद ये लाइन्स लिखी है, ये कीवर्ड्स अगर तुमने अपने दिमाग में बैठा लिए, कोई भी आंसर आप कर लोगे इस चैप्टर में से। तो इनको एक कॉपी में लिखना शुरू कर दो, जल्दी एक कॉपी लाओ और ये लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो द इंसिडेंट हैपेंड इन चंपारण, गांधी जी बताते हैं, बात है ये चंपारण की। क्या हुआ था चंपारण से पहले, ऐसा क्या हुआ कि वो सडनली चंपारण में पहुंच गए, तो हम उससे पढ़ना शुरू करेंगे। तो 1916 की बात है, गांधी जी कहाँ गए थे, एनुअल कांग्रेस के सेशन में गए थे लखनऊ में। कांग्रेस का साल के एंड में हर बार एक सेशन होता था जहाँ कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता जाते थे। तो उसके अंदर 2301 डेलीगेट्स मतलब उस जमाने के बड़े इंग्लिश बोलने वाले होनहार लोग, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे थे और गांधी जी भी उन्हीं में से एक विजिटर थे। वहाँ पे एक पुअर फार्मर आता है, उसको ना बहुत प्रॉब्लम थी, वो एक अपनी परेशानी लेकर आया था। तो वो सबको जाके अपनी परेशानी बता रहा था, वो पुअर फार्मर। उसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी उनका नाम था। तो उसको किसी ने बोला कि टॉक टू गांधी, गांधी से जाके बात करो, तुम्हें मदद चाहिए तो गांधी जी है या वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो गांधी जी के पास फिर जो है वो पहुंच जाता है, कौन, राजकुमार शुक्ला। ना हु इज राजकुमार शुक्ला, ये 2 लाइनों में मैंने राजकुमार शुक्ला का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ही वॉज
फ्रॉम चंपारण बिहार। कहाँ से थे? चंपारण से थे, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से थे बिहार के। वो एक पुअर, बहुत गरीब फार्मर थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट बहुत डिटरमाइंड थे, यानी कि अपने इरादों के पक्के थे कि अगर मदद लेके जानी है तो आज मैं मदद लेके पहुंचूंगा। ही वॉन्टेड गांधी टू कम टू चंपारण बिहार। उन्हें गांधी जी से क्या चाहिए था? वो चाहते थे गांधी जी उनके साथ चंपारण चले और जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो गलत हो रहा है उनके साथ, उनको इंसाफ दिलवाए। चंपारण पीजेंट्स क्या होते थे? चंपारण के पीजेंट जो होते थे वो शेयर क्रॉपर्स होते थे। व्हाट इज शेयर क्रॉपर? शेयर क्रॉपर मतलब होता है कि एक जगह है, एक खेत है, अब वो खेत किसका है? फार्मर का नहीं है, वो खेत है एक जमींदार का, बट जमींदार खुद तो खेती नहीं करेगा, तो वो फार्मर को वो जमीन दे देता है कि तू यहाँ पे खेती कर ले, ठीक है, और बदले में तुम मुझे रेंट के रूप में क्रॉप्स दे देना। जैसे अगर तुम किराए के घर में अगर कोई इंसान रहता है तो वो बदले में रेंट में क्या देता है? पैसे देता है ना, तो किराए पे खेत मिलते हैं और बदले में वो पैसों की जगह जो फसल होती है वो देते हैं। इन्हें हम कहते हैं शेयर क्रॉपर। तो सारे चंपारण के पीजेंट क्या होते थे? शेयर क्रॉपर होते थे, और उनको रेंट में क्या उगाना पड़ता था? रेंट के रूप में उन्हें कौन सी फसल देनी होती थी? इंडिगो क्रॉप देनी होती थी, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो ये जितने भी शेयर क्रॉपर्स होते थे क्या करते थे? पूरे की पूरी जमीन के, इनको कॉन्ट्रैक्ट था प्रॉपर इनका, उसके 15% हिस्से के ऊपर क्या उगाना होता था? इंडिगो नाम के एक प्लांट उगाना होता था। इसे उगाना काफ़ी मुश्किल होता था, हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा भी है, और ये खूब महंगे रेटों पर इससे डाई बनती थी और ये बेचा करते थे ब्रिटिशर्स। तो हमारे इंडियन फार्मर्स अपने पूरे के पूरे खेत पे जो मर्जी उगाए, 15% हिस्से पे उनको इंडिगो उगाना होता था। इस इंडिगो से लाखों का प्रॉफिट करते थे ब्रिटिशर्स, फार्मर को कुछ नहीं मिलता था। तो यही इनका शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था कि 15% हिस्से में इंडिगो उगा के वो तुम रेंट पे दे देना, बाकी तुम जो मर्जी करो। अब ये पूरा सिस्टम इनके यहाँ पे चल रहा था, और यहीं पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हमारे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसी से रिलेटेड मदद मांगने राजकुमार शुक्ला जाते हैं महात्मा गांधी के पास, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, पहले मुझे यहाँ से कानपुर जाना है, फिर मुझे कहीं और जाना है। तो जो है राजकुमार शुक्ला जी बड़े ही अड़ियल थे, कानपुर भी उनका पीछा करते हैं, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं उनके पीछे पीछे जाते रहते हैं। एंड फाइनली ही फॉलोड हिम टू अहमदाबाद का आश्रम, और वहाँ पे वो उनको कहते हैं, हफ्तों तक उनके साथ पीछे चिपक के रह दे उनके साथ में, और फिर उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ फिक्स अ डेट, मुझे एक डेट दे दो जिस दिन आप चंपारण आओगे। अब गांधी जी भी उनकी इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड बिहेवियर देख के क्या कहते हैं, चलो ठीक है, मैं इस डेट पे कलकत्ता आऊँगा तो वहाँ आके मुझसे मिलना, फिर कलकत्ता से बिहार हम इकट्ठे चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे राजकुमार शुक्ला जी की वजह से महात्मा गांधी रेडी हुए चंपारण जाने के लिए। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि वो जो है ना शुक्ला जी इतने ज़्यादा पक्के थे अपने बातों के कि जिस दिन मैंने कहा था ना कलकत्ता में कि आके बैठ जाना, मैं बाहर निकला स्टेशन से और वो मेरे वहाँ सामने बैठे हुए थे राजकुमार शुक्ला जी एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। इन दोनों ने ट्रेन पकड़ी पटना बिहार के लिए, और ये पहुंच जाते हैं कहाँ? पटना बिहार। समझ गए? अब गांधी जी कहाँ है? पटना बिहार में है। अब केस से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें ऐसी थी कि 15% इंडिगो उगानी होती है, बट प्रॉब्लम क्या आई तुम्हें भी नहीं पता ना, भी क्या हो गया दीदी 15% इंडिगो उगा के दे रहे, अच्छा तो चल रहा सिस्टम, बट नहीं, अच्छा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम थी। तो गांधी जी को वो बातें हमारे राजकुमार शुक्ला नहीं बता सकते थे, वो इलिटरेट थे। तो वो सोचते हैं कि मैं राजेंद्र प्रसाद के पास जाता हूँ। राजेंद्र प्रसाद कौन? हमारे पहले प्रेसिडेंट जो बने थे ना, वही। उस समय पे वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, तो वो उनके घर पे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं थे, बट फिर भी जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के घर के, वो शुक्ला को अंदर आने देते हैं घर के, और गांधी जी को भी उन्हें लगता है कि गांधी जी भी कोई फार्मर ही होंगे शुक्ला की तरह, ठीक है। अब वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, गांधी जी को प्यास लग रही होती है और वो ना पानी निकालने की चाहते हैं, किससे? कुएं में से। तो वहाँ जो वहाँ के सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के घर के जो सर्वेंट्स थे, वो गांधी जी को कुएं में से पानी निकालने के लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी अनटचेबल है या नहीं है, एंड देयर वाज अ बिलीव कि अगर कोई उससे पानी निकालेगा और वो अनटचेबल होगा तो उससे पूरा कुएं का पानी पोल्यूट हो जाएगा। तो उस समय तक हमारे यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये ग्लिम्स हमें मिला है अपने इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली बात को याद रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को उन्होंने पानी नहीं पीने दिया, चाहे घर के अंदर तो आने दिया था फार्मर समझ के, बट पानी नहीं पीने दिया था। अब पहला काम तो नहीं हुआ, उन्होंने सोचा था राजेंद्र प्रसाद से पूछूंगा क्या हो रहा है केस में, वो तो मिले नहीं। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं जाता हूँ मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? वही है बिहार के अंदर। तो गांधी जी डिसाइडेड टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, कि पहले इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था J.B. कृपलानी, जो एक स्कूल के प्रोफेसर थे, ठीक है, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे वो बेसिकली। तो उन्होंने उनको जो है टेलीग्राफ करा कि मैं आ रहा हूँ, और जो है
मैं यहाँ पे आके फार्मर की मदद कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको टेलीग्राफ करा कि मैं तुम्हारे पास आके रहूँगा। अब रात को 15 अप्रैल की बात है, ये 1917 की रात को 12-1 बजे ट्रेन पहुंचती है स्टेशन पे, और रात को 12 बजे भी उस कॉलेज के बहुत सारे बच्चे और ये प्रोफेसर जीबी कृपलानी गांधी जी को रिसीव करने के लिए आते, क्योंकि गांधी जी को तब भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको एक बहुत अच्छा आदमी माना जाता था जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने करा और बाकी चीज़ों के लिए। तो सब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर्स उनसे मिलने आते हैं। एंड देन गांधी जी वहाँ के एक लोकल प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मुल्कानी, उनके घर पे रुकते हैं। ठीक है, लेने कौन गया था कॉलेज के बाहर? कॉलेज वाले प्रोफेसर कौन थे? कृपलानी। और किसके घर पे रुके थे? मलकानी। कंफ्यूज मत होना ये। अब वो कहते हैं कि ये जो मलकानी साहब ने मुझे अपने घर पे रुकाया ना 2-4 दिन के लिए जब मैं मुजफ्फरपुर में था, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई इज इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुमने अपने घर में मेहमान कोई तो रुकवाया, क्या बड़ी बात हो गई? बट वो कहते हैं नहीं, उस जमाने में एक गवर्नमेंट टीचर ने मुझे अपने घर में रुकवाया, दैट वॉज अ बिग थिंग। क्योंकि तब लोग हमारे जैसे लोगों को जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे, होम रूल को सपोर्ट करते थे, उनको लोग अपने घरों में नहीं रुकवाते थे कि कई ब्रिटिशर हमें ना कुछ गलत इल्जाम लगा के जेल में डाल दे। बट मलकानी जी नहीं डरे, उन्होंने मुझे वहां पे रुकवा लिया था। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब अगले दिन गांधी जी क्या करते हैं, मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे जो केस लड़ रहे थे फार्मर्स का, उनसे बात करते हैं। एंड सबसे पहले उनकी डांट लगाते हैं कि तुम इन प्योर फार्मर से इतनी फीस क्यों ले रहे हो, इतनी फीस लेने का तो कोई मतलब नहीं है। एंड देन गांधी स्कोल्डेड देम दैट उनको कोर्ट जाने का कोई फायदा ही नहीं है। देखो पढ़ो यहाँ पे, ही सेड लॉ कोर्ट्स कैन नॉट हेल्प फियर स्ट्रिकन फार्मर। कह रही है तो इतना डरते हैं लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश जमींदारों से, इनका कोर्ट में कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, पहले फार्मर्स के मन के डर बाहर निकालना पड़ेगा, ये गांधी जी उनको कहते हैं। ठीक है, अब फार्मर्स के थ्रू क्या पता चलता है, जो हमारे लॉयर्स ने क्या बताया कि फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, अब हम वो जानते हैं कि भाई दिक्कत कहाँ आई थी। ये जो क्रॉप पैटर्न चल रहा था 15% इंडिगो देने का, इंसाफ जो चाहिए फार्मर्स को, वो किस बात के लिए चाहिए था? तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ सिंथेटिक इंडिगो केस से। तो अभी तक आपको याद होगा दैट आई टोल्ड यू कि इनका सिस्टम अच्छा चल रहा था। 15% हिस्से पे इन्हें क्या उगानी थी? फार्मर्स को इंडिगो नाम की क्रॉप उगानी थी, और वो क्रॉप ये एज अ रेंट जो है वो दे दिया करते थे। याद है ना, ये हमारा सिस्टम चल रहा था। बट देन व्हाट हैपेंड, जर्मनी कहाँ है? जर्मनी पता ही होगा आपको, हिटलर का जर्मनी, वो डेवलप कर लेता है सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो मतलब फैक्ट्री के अंदर इंडिगो डाई बनाना वो शुरू कर देता है। ब्लू कलर की डाई, जैसे वो नील नहीं होता वो होता है ये। एंड इससे क्या हुआ, जो नेचुरल इंडिगो जो खेतों में उगाया जाता था उसकी डिमांड अब कम होने वाली थी। अब उसकी तो यूज़ ही नहीं होता, ये 15% इंडिगो यूजलेस थी अब सारे के सारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो लैंडलॉर्ड्स फोर्स फार्मर टू साइन एग्रीमेंट। तो उन्होंने क्या करा, लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि देखो ये जो 15% वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। बट कैंसिल करने के लिए पहले तुम हमें कुछ पैसे दो, तब हम इसको कैंसिल करेंगे। अब भाई क्यों कैंसिल? तो वैसे भी करना ही था ना, जब तुम्हें इंडिगो चाहिए नहीं तो मना कर दो हमारे को उगाने को, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बट नहीं, ये लैंडलॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा लालची थे। ये हर फार्मर के पास गए और इन्होंने कहा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, तुम हमें कुछ पैसे दो। नाउ फ्यू फार्मर्स जो है अपने आप मान जाते हैं, क्या करते हैं वो अपने आप मान जाते हैं कि ठीक है इतना मुश्किल है इंडिगो उगाना, हम कैंसिल करवा देते हैं। और जो नहीं माने उनको इन्होंने पिटवा के ज़बरदस्ती पैसे लेके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया। फिर थोड़े दिनों बाद फार्मर्स को समझ में आ जाता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली कैंसिल होना ही था, इंडिगो की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। तो अब हर एक फार्मर को अपना पैसा वापस चाहिए था कि जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना ही था तो हमसे कैंसिल करवाने के पैसे तुमने क्यों ऐंठे। ये रहा फार्मर का मुद्दा। ठीक है, इस बात के लिए ही राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए थे कि ये नाइंसाफी ब्रिटिशर ने कही है हमारे साथ, हमें पीट पीट के हमसे पैसे लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने के, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खुद ही कैंसिल करना था। देखो इतने भुक्खे थे ये। ठीक है जी, अब क्या होता है, अब गांधी जी को पूरा केस समझ में आ जाता है। तो गांधी जी पहुंचते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि जहां पे जमींदारों का पूरा ऑफिस था ना सरकारी, वहां पहुंचते हैं। वहां पे जैसे ही गांधी जी जाते हैं, ही वाज कॉल्ड आउटसाइडर। वहां का जो ऑफिसर था वो गांधी जी को, तुम तो बाहर वाली हो, जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। और गांधी जी मना कर देते, कहते नहीं मैं इंडियन ही हूँ, बिहार में नहीं रहता हूँ तो इंडियन तो हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर गांधी जी जाते हैं तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास में, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जगहें हैं ये। उनके कमिश्नर ने गांधी जी को बुली करा। क्या करा? बुली मतलब उनका मजाक उड़ाया, उन्हें तंग करा। एंड उन्होंने भी कहा कि जाओ जाओ यहाँ से, तुम कहाँ से आ गए हो यहाँ इनकी मदद करने के लिए। तो सब गांधी जी को आउटसाइडर कह रहे थे, बट गांधी जी नहीं मारे।
एक क्या करा गांधी जी ने, गांधी जी पहुंच जाते हैं मोतीहारी। ये आपको याद रखने हैं इंसिडेंट, तभी मैंने ये 110 स्लाइड बनाई है। पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए, फिर तिरहुत डिवीजन गए, अब गांधी जी पहुंच जाते हैं मोतीहारी। मोतीहारी क्या है? मोतीहारी इज दी कैपिटल सिटी ऑफ चंपारण। जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, कैपिटल सिटी है ये किसकी? चंपारण की। जैसे ही गांधी जी वहां पहुंचते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स वेलकम हिम। जैसे ट्रेन रुकी ना गांधी जी की, तो इतने सारे फार्मर्स उनसे मिलने के लिए आ गए। उनको कोई ना, ऐसे लोग कहते थे कि कोई महात्मा आया है हमारी हेल्प करने के लिए। उन्हें नहीं पता था गांधी जी कौन है, या ये साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा कुछ काम करके आया। उन्हें बस लगा था अरे कोई हमारी मदद करने आया, तो चलो भाई हम उनसे जाके मिलकर आते हैं। अब गांधी जी वहां जाके इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते पीजेंट्स की कंप्लेंट को, और उन्होंने एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जिसको आप सर्च करके देख भी सकते हो। पूरे वो घर की फोटोज वगैरह आज भी गिवन है। अब एक दिन क्या होता है, वहीं पे जब गांधी जी अपना काम कर रहे होते हैं, पास ही के गांव से खबर आती है कि एक पीजेंट के साथ माल ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि उसको पीटा वीटा गया है। तो गांधी जी सोचते चलो मैं खुद ही देख कर आता हूँ क्या हुआ है। तो वो एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं और वो उस जो है गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाले आते हैं और वो गांधी जी को एक रिटन में नोटिस देते हैं, और उस नोटिस पे गांधी जी को इमीडिएटली मोतीहारी और चंपारण और बिहार छोड़ के जाने का ऑर्डर आया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, कि तुमने यहाँ नहीं रहना, तुम यहाँ से जाओ। अब गांधी जी को ब्रिटिश का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, बट गांधी जी उस ब्रिटिशर के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, और वो उस लेटर के पीछे लिख देते हैं आई रिफ्यूज, कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और गांधी जी एक लॉ ब्रेक कर देते हैं। अगले ही दिन उनको कोर्ट में, यानी कि कचहरी में बुला लिया जाता है पेश होने के लिए। अब तुम सोचोगे क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केस होगा ना भाई। तो अगर गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानोगे तो तुम क्या हो गए? मुजरिम हो गए, क्रिमिनल हो गए ना। तो अब गांधी जी क्रिमिनल बन गए थे। उनको बोला भागो यहाँ से चंपारण से, और वो नहीं गए। सो नाउ ही वाज द क्रिमिनल। अगले दिन ही मोतीहारी के कोर्ट में उनकी सुनवाई होने वाली थी। क्यों? गांधी जी क्यों नहीं माने? क्योंकि उनको यहाँ रख के सबकी मदद करनी थी। तो अगले दिन जब गांधी जी की सुनवाई होने वाली थी, उससे एक रात पहले गांधी जी स्टेड अवेक दी होल नाइट। क्या करा उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को इन्फॉर्म कर दिया सब कुछ, कि जल्दी आ जाओ, और भी बड़े बड़े अपने फ्रेंड्स को, लॉयर फ्रेंड्स को लेके आ जाओ, कि मुझे जेल हो जाए तो आगे का काम आप लोग संभालो। एंड ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। अहमदाबाद में आश्रम को इंस्ट्रक्शन दिए ये होने वाला है। एंड वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय। वाइस रॉय होते हैं जो गवर्नर्स होते हैं ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, और जो वाइस रॉय था पूरे इंडिया का, उसको भी ये सब लिख के बता दिया कि ये हो रहा है चंपारण में। ठीक है। नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट। अब जब गांधी जी वहाँ कचहरी के अंदर थे मोतीहारी की, बाहर बहुत सारे पीजेंट्स आ गए। वो पीजेंट जो लैंडलॉर्ड से इतना डरते थे ना भाई, सारे इकट्ठे बाहर आके खड़े हो गए, चक्का जाम कर दिया सारे के सारे पीजेंट्स ने। इतने पीजेंट्स आए थे, इतने फार्मर आए थे कि जो वहाँ के कोर्ट के लोग थे, पुलिस वाले थे, वो डर गए इतने इंडियन फार्मर्स को इकट्ठा देख के। इवन गांधी जी ने ही उनको जो है कंट्रोल करने में क्राउड को हेल्प करा। अब बाहर फार्मर्स की इतनी भीड़ देख के क्या होता है, प्रोसिक्यूटर वांटेड टू पोस्टपोन द केस। जो वहाँ का जज था वो कहता है कि हम ना केस 4-5 दिन बाद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर की भीड़ से डर गए थे अगर गांधी जी को आज सजा दे दी तो ये तो फार्मर्स अंदर आके हमें पीट देंगे, तो इसलिए वो पोस्टपोन करने को कह रहे थे। बट गांधी जी कहते नहीं, आज ही आप मेरे केस की सुनवाई करो। तो केस शुरू होता है। जैसे केस शुरू होता है, आप एक पूरा वो सीन इमेजिन करो कोर्ट के रूम का। वहाँ पे गांधी जी वो जो कटघरा होता है उसमें खड़े होते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि यस मैं गिल्टी हूँ, मैं नहीं मना करा कि मैंने कोई गुनाह करा है, गुनाह तो मैंने करा है, बट आई वॉज इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ही सेड दैट ही फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कह रहे मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहली ड्यूटी है मेरी टुवर्ड्स द लॉ, कि भाई मैं लॉ मानूं, कानून को मैं मानूं। तुमने मुझे कहा जाओ तो मुझे चले जाना चाहिए था। बट अदर ड्यूटी वॉज टू सर्व सफरिंग पीजेंट। बट मेरी दूसरी ड्यूटी क्या थी कि इन गरीब फार्मर की मैं मदद नहीं करूंगा तो और कौन सी मदद करेगा। मैं इन दोनों रास्तों में कंफ्यूज हो गया था। एंड ही चोज द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब होता है अपनी मन की आवाज़। कह रहे मेरे मन ने मुझे ये कहा कि भाई नहीं, मुझे इन गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसलिए आई एम रेडी फॉर द पनिशमेंट। जो पनिशमेंट आप मुझे देना चाहो, आप मुझे वो पनिशमेंट जो है वो दे सकते हो। तो गांधी जी ने अपना गुनाह कबूल करा, गिल्टी कहा खुद को, और कहा कि मैंने भलाई करने के लिए ये काम करा, तो आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहो दे दो पनिशमेंट। अब इतने में जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर थे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो कहते हैं कि 120 मिनट्स बाद मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूँगा, तो आप 120 मिनट की बेल मुझे दे दो, ठीक है, पैसे भरो उसके। तो गांधी जी रिफ्यूज़ करते, कहते नहीं अभी सुना दो फैसला, आप ब्रेक क्यों ले रहे हो। तो गांधी जी वो बेल पे नहीं करते हैं। एंड आफ्टर दैट जब 120 मिनट बाद दोबारा कोर्ट का सेशन शुरू होता है, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, यानी कि वहाँ के जो जज थे, वो गांधी जी को विदाउट बेल ही रिलीज कर देते हैं। यानी कि कहते हैं ठीक है, ये जो केस है इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आप अपने घर जा सकते हो, अभी आप फ्रीली मोतीहारी में, चंपारण में रह सकते हो। तो क्या हुआ,
सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई थी पहली बार इंडिया के अंदर, कि गांधी जी ने बात तो नहीं मानी। डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है, बात नहीं मानना। बात तो मानी नहीं गांधी जी ने, बट फिर भी आज उन्हें सज़ा नहीं हुई थी। एंड कैन यू टेल की सज़ा क्यों नहीं हुई थी? वो जो फार्मर की भीड़ बाहर खड़ी थी ना, इसलिए गांधी जी को कोई सज़ा नहीं मिलती। और चुपचाप वो जज जो है गांधी जी को वहाँ रहने की भी परमिशन दे देते हैं और अलाउ कर देते हैं कि वो वहाँ रह के कुछ भी काम कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब गांधी जी बाहर आ जाते हैं जेल से, ठीक है जी, कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, तो वो बाकी लॉयर्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या होगा। ही आस्क्ड राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर्स कि अगर मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करने वाले हो? रीड करो, सिंपल इंग्लिश में लिखा है। तो बाकी के लॉयर्स कहते हैं कि हम भी अपने घर चले जाएंगे, आपको जेल होगी तो हमने क्या करना है यहाँ पे। बट देन सडनली राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ये बोल के ही हमें फील हुआ कि गांधी जी जो बिहार के है भी नहीं, वो बाहर वाले हैं, वो आके हमारे फार्मर्स के लिए जेल जा रहे हैं और इतनी मदद करना चाह रहे हैं, और हम आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, हम पटना में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, हम अपने फार्मर्स की मदद ना करें। तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती है और बाकी सारे लॉयर्स और राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हम आपके पीछे पीछे जेल जाने को भी तैयार है, हम भी इन फार्मर्स की मदद करेंगे। एंड एट दैट टाइम गांधी जी अनाउंस करते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गांधी जी ने कब कहा बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, तो कब कहा था? जब बाकी लॉयर्स ने कहा कि हम भी पूरी मदद करेंगे, फार्मर्स की जेल भी चले जाएंगे। अब क्या होता है, एक दो दिन या आप कहो थोड़े समय बीतते ही हैं, रिटन कम्युनिकेशन आती है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। और यहाँ पे गांधी जी की जीत हो जाती है और सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो जाती है। कौन सा केस? ये जो गांधी जी पे चल रहा था ना कि तुमने बात नहीं मानी, हमने कहा था छोड़ के चले जाओ, जिस केस के लिए बेल पे करनी, यही केस जो चल रहा था उसको खारिज कर दिया जाता है कि ड्रॉप कर दिया, अब कोई चार्जेस नहीं है गांधी जी के ऊपर। उस केस को ड्रॉप कर दिया जाता है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट एरिया। क्यों करा था उन्होंने? क्योंकि वो डर गए थे कि अब अगर हमने गांधी जी को जेल करी तो फार्मर्स बदला लेने के लिए आएंगे, तो वो केस को ही ड्रॉप कर देते हैं। एंड इस पे गांधी जी कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ। तो दोनों आपको याद रखना है, बैटल ऑफ चंपारण वॉन कब कहा और सिविल डिसोबीडियंस कब कहा। अब आते हैं हम आगे। अब गांधी जी को खुली छूट मिल चुकी है कि वो यहाँ रह के केस के लिए जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। गांधी जी को खुली छूट मिल चुकी है ब्रिटिशर्स की तरफ से कि वो यहाँ बिहार में रह के हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स की, क्योंकि केस तो ड्रॉप हो गया ना। अब हम आगे बात करते हैं मीटिंग विद दी ऑफिशियल्स। कौन से ऑफिशियल के साथ मीटिंग की बात हो रही है? तो क्या होता है, थोड़े समय जब बीत जाता है, गांधी जी को जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना, वो बुलाते हैं। अब जाने से पहले गांधी जी अपना सारा तामझाम करके जाते हैं कि अगर वो वापस ना आए तो आगे केस को कैसे संभाला जाएगा। बट लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी के 4 इंटरव्यूज होते हैं जिसमें वो उन्हें सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। एंड देन वो जो है अपॉइंट कर देते हैं एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, यानी कि ये जो लूटा गया है ना फार्मर्स को, उस वाले केस को देखने के लिए एक ऑफिशियल बॉडी, कमीशन मतलब होता है एक बॉडी बना दी जाती है। अब उस बॉडी में बहुत सारे लोग थे, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने नाइंसाफ़ी करी है, कॉन्ट्रैक्ट कटवाया है। फिर थे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ठीक है, और जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है, उनकी तरफ से बस एक ही रिप्रेजेंटेटिव था। उनका हक सामने रखने वाला सिर्फ एक ही जन था। वो कौन थे? हमारे गांधी जी। तो अकेले गांधी जी, इतने सारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, इतने सारे ब्रिटिश ऑफिशियल, और गांधी जी अकेले थे फार्मर्स की प्रॉब्लम बताने के लिए। एंड गांधी जी चंपारण में ही रहते हैं ऑलमोस्ट 7 महीने तक, और भी बार बार आते रहे। तो लगभग 1 साल गांधी जी का चंपारण में ही बीता। कब? सिर्फ एक छोटे से रिक्वेस्ट पे एक फार्मर की कि प्लीज़ हमारे साथ चलो, हमारी मदद करने के लिए उन्हें साल भर तक चंपारण के अंदर रहना पड़ा। अब ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए गांधी जी और उनके फ्रेंड्स, सारे लॉयर्स जितने भी थे, वो बहुत सारे ना एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। लगभग आप मान लो 10 हज़ार फार्मर्स से रिटन में वो लिखवा लेते हैं कि उनके साथ कैसे उनको पीटा गया, कैसे वो 15% का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराया गया, एवरीथिंग। एंड देन होता है डी डे, जिस दिन डिस्कशन किया जाता है कि भाई किसकी गलती है। तो 3 चेयर इमेजिन कर लो तुम, एक चेयर पे गांधी जी हैं, एक चेयर पे लैंडलॉर्ड्स हैं और एक चेयर पे ऑफिशियल्स हैं। जितने भी प्लांटर्स होते हैं वो अपनी गलती मान लेते हैं। कौन? जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, लैंडलॉर्ड्स अपनी गलती माने, कहते हैं हाँ हमने करी है गलत बात, हमने ज़बरदस्ती पैसे लिए थे, ठीक है हम रिफंड कर देंगे। अब रिफंड पे जो है बात होती है कि कितना पैसा वापस आएगा, ठीक है। तो गांधी जी डिमांडेड ओनली 50%। कितने का? वो जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया था ना, उसके जो पैसे लूटे थे, गांधी जी कहते हैं चलो 50% ही वापस कर दो। लोगों को लगा था गांधी जी 100% मांगेंगे, बट उन्हें पता था लैंडलॉर्ड देंगे तो है नहीं 100%, वो कहते चलो ठीक है 50% वापस कर दो। बट लैंडलॉर्ड्स इतने लालची थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बस 25% ही वापस करेंगे। एंड उन्हें लगा था गांधी जी 25% को मना कर देंगे और ये डेडलॉक हो जाएगा और यहीं पे केस खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि वो बार्गेनिंग होती है ना कि 100 में दे दो, 150 में दे दो, वैसा इमेजिन करो। गांधी जी ने कहा 50%
50% पैसे वापस करो। लैंडलॉर्ड्स ने कहा नहीं 25 कर देते हैं आपको वापस, और उन्हें लगता था गांधी जी 25 तो मानेंगे नहीं, तो यहीं पे केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 25 भी नहीं देना चाहते थे। बट गांधी जी जो है मान जाते हैं 25% को और कहते हैं ठीक है आप 25% पैसे ही वापस कर दो। द डिसीजन वॉज इनानिमस, यानी कि सब लोग इकट्ठा मिलकर फिर फाइनल आते हैं कि लैंडलॉर्ड्स 25% इंडिगो का जो उन्होंने पैसा लिया था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने का, वो हमारे राजकुमार शुक्ला और बाकी फार्मर्स को वापस कर देंगे। अब बाहर कुछ लोगों ने कहा कि भाई गांधी जी ने ये क्या करा, कहाँ 100% पैसे वापस लेकर आने थे, कहाँ सिर्फ 25% हिस्सा ये लेकर आए हैं। बट गांधी जी ने कहा कि पीजेंट्स ने जो है पैसे के से तो यहाँ पे मेरा मतलब था ही नहीं, पैसा वापस आए या ना आए मुझे इससे इतना मतलब नहीं था। मेरे को ये था कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके मन में हिम्मत आ जाए, करेज आ जाए, आज के बाद वो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से डरना बंद कर दे। उनके बीच में डर का माहौल है, उन्हें पता हो कि अगर लैंडलॉर्ड गलत हरकत कर रहा है तो उनके पास कोर्ट है, कचहरी है, जहाँ जाके वो इंसाफ मांग सकते हैं। तो उनको वो चीज़ को ब्रेक करना था। एंड विद इन फ्यू ईयर्स पता है क्या होता है, वहाँ पे से ब्रिटिश एस्टेट्स छोड़ के चले जाते हैं। जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो खेत ब्रिटिशर्स के जिनको कहते थे, वो छोड़ के चले जाते हैं और सारे फार्म्स फार्मर के ही हो जाते हैं। तो फाइनली इस तरीके से गांधी जी ने सभी के सभी फार्मर्स की हेल्प की इन दी चंपारण सत्याग्रह। पूरा समझ में आ गया, बट पैसे वापस बस 25% ही मिले थे। अब गांधी जी ने सिर्फ वहाँ पे रह के गाइस ये नहीं करा कि उन फार्मर्स को इंसाफ दिलाया उनको पैसे वापस दिलाने में, गांधी जी ने छोटी छोटी चीज़ें वहाँ और नोटिस करी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स उन्होंने करते। लगभग 1 साल के लिए गांधी जी जब वहाँ रुके थे तो फिर उन्होंने वहाँ 6 विलेजेस के अंदर प्राइमरी स्कूल खुलवाए। एंड उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबाई गांधी जो थी उनको कहा कि वो सब लोगों को क्लीनलीनेस के रूल सिखाए कि सैनिटेशन से रहे, साफ सुथरे होकर रहें। एंड उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया था वॉलंटियर करने के लिए। लगभग 3 डॉक्टर्स आए थे और उन तीनों के नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब वो जो डॉक्टर्स थे 4-5 तरीके की जितनी भी डिजीज होती थी उनके लिए कुछ दवाइयाँ ही लोगों को दिया करते थे। क्यों? क्योंकि तब इंडिया के अंदर ना इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी और गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो उन्होंने 3 दवाइयाँ रखी हुई थी, एक कैस्टर ऑयल, एक किनीन और एक सल्फर का ऑइंटमेंट। जिसको कोटेड टंग होती थी उसे कैस्टर ऑयल दे देते थे, जैसे मलेरिया होता था उसे किनीन और कैस्टर ऑयल, और किसी को स्किन प्रॉब्लम होती थी तो कैस्टर ऑयल। ये 3 दवाइयों को याद रख लेना, और ये याद इसलिए रखना क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। डिफाइन सोशल और कल्चर, मतलब इंडिगो से कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आता और ये आ जाता है सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स बताओ। तो गांधी जी ने ये सब करा था। हेल्थ कंडीशन वहाँ की बहुत ही बुरी थी, तो उन्होंने जो है अपनी वाइफ को बोला कि लोगों को समझाएं कि वो हेल्दी रहे, सैनिटेशन से रहें। एंड इवन उन्होंने अपनी वाइफ को ये बोला, कस्तूरबा गांधी को, कि आप जाके यहाँ की लेडीज से पूछो कि ये इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती है, इतनी मतलब कि डर्टी सी मैली सी साड़ियाँ क्यों पहनती है। तो तब एक लेडी ने कस्तूरबा गांधी को बताया कि उसके पास एक ही साड़ी है और उसे रखने की जगह भी नहीं है, वो उसी को रोज़ पहनती है। तो इतनी गरीबी थी फार्मर्स के पास कि 2 जोड़ी कपड़े तक उनके पास नहीं थे और उनको ये ब्रिटिशर्स लूट रहे थे। सो गांधी जी ने इतना काम करा चंपारण के अंदर रह के। एंड यहाँ रहते रहते वो आश्रम में भी सारे लेटर्स भेजते रहते थे कि वॉशरूम ठीक करो, ये करो, वो करो। सो मल्टी टैलेंटेड थे हमारे गांधी जी, उनकी मदद भी करी और वहाँ पर उन लोगों की लाइफ अच्छी करने की भी कोशिश करी ना। एक एग्जाम्पल यहाँ हमारे को सेल्फ रिलायंस का और दिया जाता है कि गांधी जी का मोटिव क्या था कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए, हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है। तो वो बताते हैं हमारे को, ये वाला केस बताते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो वो है ना हमारे प्रेसिडेंट थे पहले, वो बताते हैं। वो भी तो पूरा समय यहीं पे थे ना हेल्प कराने के लिए। तो वो बताते हैं एक बार क्या हुआ था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये एक इंग्लिश फॉलोअर थे गांधी जी की, गांधी जी को बहुत मानते थे। ये फिजी जा रहे थे अपनी जॉब पे, ठीक है। तो वो जाने से पहले गांधी जी से मिलने आते हैं बिहार के अंदर और वो कहते हैं कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ इस पूरे केस के अंदर, सत्याग्रह वाले जो फार्मर्स के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं मैंने और बाकी लॉयर्स ने सोचा कि अगर हमारे साथ एक इंग्लिशमैन होगा, एक अंग्रेज हमारे साथ होगा तो हमें फ़ायदा होगा। और गांधी जी समझ जाते हैं कि इसलिए ये नहीं रुकवाना चाह रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें एक इंग्लिशमैन का सहारा नहीं लेना है। एंड दिस इज हाउ ही टॉट देम टू बी सेल्फ रिलायंट। तो ये बात राजेंद्र प्रसाद ने बताई थी कि हमारे मन की बात ये जान गए थे कि हमने डर लग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक इंग्लिशमैन हमारे साथ रहे। विद दिस ये चैप्टर हमारा एंड होता है। लास्ट में हमें बता रखा है, गांधी जी बताते हैं कि चंपारण का इंसिडेंट उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश उन्हें उनकी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिशर ने कहा ना जाओ बिहार छोड़ के, भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कहीं भी घूमूँ इंडिया के अंदर। एंड दिस मूवमेंट बिगैन विद हेल्पिंग पुअर पीजेंट। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी, बस राजकुमार शुक्ला की एक रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड हिज पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद डेली लाइफ पॉलिटिक्स। गांधी जी की पॉलिटिक्स ये नहीं थी कि ये वाली आइडियोलॉजी लगाओ, गरीबी हटाओ, ये करो वो करो, नहीं। उन्हें बस
आम इंसान की मदद करनी थी। ही बिलीव इन सर्विंग द रियल पीपल। ही एम टू बिल्ड सेल्फ रिलायंट एंड कॉन्फिडेंट इंडियंस। वो क्या चाहते थे, ऐसे इंडियन सोसाइटी में हो जिन्हें डर ना लगे और जो खुद पे आत्मनिर्भर हो। तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ में गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब आएगा कि उन्होंने क्यों मदद करी थी, तो आप ये 4 लाइन लिख सकते हो। विद दिस ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। एक एक लाइन अगर किसी बच्चे ने अगर एनसीईआरटी खोल के देखी ना, तो यू विल सी कि एक लाइन भी आपके चैप्टर की लीव नहीं हो। आई थिंक सो 20-25 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारे नोट्स जाके आप कॉपी डाउन कर लो। गूगल ड्राइव के भी एक नोट्स मैंने दिए, उनसे भी आप स्टडी कर सकते हो। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।